आवाज आ रही है? यस मैम। थोड़ा आज हम लोगों का लेक्चर डिले हो गया और आज शायद लेक्चर थोड़ा टाइमिंगली पहले छोड़ना भी पड़ेगा बिकॉज कॉलेज में कुछ काम हो रहा है। ठीक है, सो उससे रिलेटेड काफी थोड़ा बिजी है हम, काफी वी विल जस्ट वाइंड अप दिस चैप्टर एंड देन वी विल एंड अवर क्लास। ओके, आज का ये जो अपना रह गया है फेरस एस्कॉर्बिट और कार्बोलिनाइन दैट वी आर गोइंग टू डू। ओके, सो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी को कुछ है इशू, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछिए। है किसी को कुछ डाउट? नो मैम। ओके, सो अभी लास्ट लेक्चर में हमने फेरिक अमोनियम सिट्रेट किया था। फाइन, सो आज के लेक्चर में जो हमने करना है दैट इज व्हाट योर फेरस एस्कॉर्बिट। ठीक है, सो फेरस एस्कॉर्बिट का जो केमिकल फॉर्मूला है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट इज C12H14FeO2। फाइन, तो इसके अंदर बेसिकली आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 406.077, मतलब ऑलमोस्ट 407 के करीब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। फाइन, नेक्स्ट क्या है, जो फेरस एस्कॉर्बिट होता है वो एक सिंथेटिक फॉर्म होती है आयरन की और विटामिन सी की। ठीक है, आयरन इज रिसाइकिल्ड बाय द बॉडी एंड प्रोड्यूस एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल। आपको पता है जो विटामिन सी होता है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। डू यू नो दैट सेकंड नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड? यस मैम। ओके, सो भी आपको इसमें भी समझ में आ रहा होगा फेरस एस्कॉर्बिट है मतलब उसके अंदर फेरस भी है, उसके अंदर आयरन भी है और उसके अंदर क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड भी है। उसके अंदर ये दोनों चीजें हैं, दैट इज योर आयरन एज वेल एज द ascorbic acid. So ferrous ascorbate is the basically synthetic form of the iron and the vitamin C. Fine, ये synthetic form है किसका, आयरन का synthetic form है और विटामिन सी का synthetic form है। नेक्स्ट क्या है, आयरन इज रिसाइकिल्ड बाय द बॉडी एंड प्रोड्यूस एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स। मींस हमारा जो बॉडी में आयरन होता है वो रिसाइकिल्ड होता रहता है और इसको कौन प्रोड्यूस करते हैं, जो आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एरिथ्रॉइड, जो हमारे आरबीसी के सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रॉइड सेल्स, वो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स जो होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ये स्ट्रक्चर दिया है दैट इज योर व्हाट, फेरस एस्कॉर्बिट का। फाइन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फेरस एस्कॉर्बिट। आपको ऐसा कुछ इसमें लर्न करने जैसा कुछ नहीं है कि आपको लर्न करना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फेरस एस्कॉर्बिट। ओके, और जो फेरस एस्कॉर्बिट होता है वो एक तरह का मेडिकेशन है ऑब्वियसली जो हम यूज करते हैं आयरन की डेफिशिएंसी अनीमिया में। ठीक है, एक एनीमिया होता है जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, एक एनीमिया होता है जिसको हम सिकल्ड सेल एनीमिया बोलते हैं, दैट इज अनदर टाइप ऑफ द एनीमिया, और एक एनीमिया होता है जो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। फाइन, उसके अंदर जो हम कंपाउंड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस एस्कॉर्बिट। फाइन, तो जो फेरस एस्कॉर्बिट होता है वो एक मेडिकेशन होता है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए यूज होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, आपको ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्कॉर्बिट। ठीक है, और अगर उनके बीच में से हम एक बॉन्ड हटा देंगे यहाँ पे तो ये एस्कॉर्बिक एसिड बन जाएगा, एंड अगर हम ये Fe2 जोड़ देंगे तो ये फेरस एस्कॉर्बिट बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, कि जो फेरस एस्कॉर्बिट होता है, एक तो ये आयरन की डेफिशिएंसी वाला जो एनीमिया होता है उसको ट्रीट करने में यूज होता है। दूसरा, जो फेरस एस्कॉर्बिट होता है इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है हमारी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज द फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन द सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। इसके अलावा और इसका क्या फंक्शन है कि देखो, जिसके पास आयरन है मीन्स हमारी बॉडी में वो आरबीसीज है, ब्लड है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन में बहुत ज्यादा उनको फैसिलिटेट करते हैं, मींस हेल्प करते हैं।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को और ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन को। इसके अलावा आयरन जो एस्कॉर्बेट होता है वो हेल्प करता है हमारी ग्रोथ के अंदर एज वेल एज सेल की प्रोलिफरेशन में, मीन सेल की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। दिस इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन। इसके साथ साथ ये आरबीसीज की प्रोडक्शन में और हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जहां आयरन है, आयरन का डेफिशिएंसी है तो वहां एनीमिया होगा। एनीमिया होगा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। ब्लड का सप्लाई का मतलब होता है कि देयर इज अ लेस और डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स और द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे टाइम से नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी के सेल्स का ग्रोथ नहीं होगा, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, प्रोलिफरेशन नहीं होगा, ठीक है। और जिसके कारण हमारे आरबीसीज का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जो फेरस एस्कॉर्बेट होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को, और फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को किसके, ऑक्सीजन के। जब ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा तो सेल, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगा। तो सर हर सेल जो है इट विल बिहेव लाइक अ हैप्पी सेल, ठीक है, एंड देन इट विल डू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, cell growth will occur, cell multiplication will occur. This improves the production of the red blood cells and the hemoglobin. Next use क्या है, मेजर एक्टिविटी जो होती है सप्लीमेंटल आयरन की इज इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये इसका नॉर्मल, इसका प्रॉपर यूज है कि ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज होता है। Iron has the putative, immune enhancing, anti-carcinogenic and cognition enhancing activities. Means इसके अलावा आयरन का और क्या मेन फंक्शन होता है, ये हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, बॉडी में एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी इंप्रूव करता है और कॉग्निटिव एनहांसिंग एक्शन को इंप्रूव करता है। फाइन, तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं किसके, फेरस एस्कॉर्बेट के। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज व्हाट, कार्बोनिल आयरन। अभी कार्बोनिल आयरन क्या होता है, बेसिकली जो कार्बोनिल आयरन है वो बनता है किसके साथ, बाय फ्रॉम द केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ प्यूरिफाइड आयरन पेंटाकार्बोनिल एंड इज एक्सट्रीमली प्योर। मींस जो कार्बोनिल आयरन है दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द आयरन जो कि केमिकल डीकंपोजिशन से बनता है। किसकी केमिकल डीकंपोजिशन से, ऑफ द प्यूरिफाइड आयरन, प्यूरिफाइड आयरन की केमिकल डीकंपोजिशन से बनता है। और वो कौन सा प्यूरिफाइड आयरन है, दैट इज द प्यूरिफाइड आयरन पेंटाकार्बोनिल। फाइन, कार्बोनिल आयरन जो होता है वो बनता है केमिकल डीकंपोजिशन से, किसकी केमिकल डीकंपोजिशन से, ऑफ प्यूरिफाइड आयरन पेंटाकार्बोनिल। फाइन, of purified iron pentacarbonyl and is extremely pure, right? और ये बहुत ज्यादा extremely pure होता है जिसके अंदर 97% for the grade S, 99.5% of the grade R, मतलब इसके ना दो ग्रेड्स होते हैं जिसमें से उसके अंदर बेसिकली 97.5% ग्रेड S होता है और 99.5% ग्रेड R की दोनों फॉर्म इसमें प्रेजेंट होती है। जो कार्बोनिल आयरन पाउडर होता है वो बेसिकली कब डिस्कवर हुआ, to be an effective reductant for the aromatic nitro group in water in 2017, which is the common reaction in the pharmaceutical industry. Okay, जो कार्बोनिल आयरन होता है ये बेसिकली कब डिस्कवर हुआ, जब एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप, दिस इज द एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप, जब हमें इसका रिडक्शन करके एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप से हमें क्या कन्वर्ट करना है, टू बी कन्वर्टेड इनटू द एरोमेटिक अमाइन। देखो एक रिएक्शन होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ RNO2 is going to be converted into RNH2। तो बेसिकली जो नाइट्रो ग्रुप हो रहा है वो आपका किस में रिड्यूस हो रहा है, अमाइनो ग्रुप में रिड्यूस हो रहा है। फाइन, तो जो नाइट्रो ग्रुप आपका अमाइनो ग्रुप के अंदर रिड्यूस हो रहा है वो बेसिकली दिस इज द रिडक्शन। और ये जो रिडक्शन रिएक्शन होती है बेसिकली हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल आयरन। फाइन, सो ये कार्बोनिल आयरन की प्रेजेंस में ये सब हैपन होता है। और जब एरोमेटिक नाइट्रो से एरोमेटिक अमाइन का कन्वर्जन हो रहा था, या देखो एरोमेटिक नाइट्रो का रिडक्शन बोल रहे हैं, रिडक्शन का मतलब है कि NO2 को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, NH2।
और ये जो कन्वर्जन हुआ वो बेसिकली किसके साथ हुआ? दिस कन्वर्जन विल हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल आयरन। फाइन, कार्बोनिल आयरन की प्रेजेंस में ये जो कन्वर्जन है वो हुआ है। तो ये बेसिकली एज एक रिडक्टेंट काम करता है, ठीक है, जो कि NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है किसके अंदर? NH2 ग्रुप के अंदर। फाइन, इसके अलावा ये टिपिकली अपीयर्स एज अ ग्रे पाउडर। अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ग्रे पाउडर की फॉर्म में आपको अपेयर होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ स्फेरिकल माइक्रो पार्टिकल्स। बहुत सारे स्फेरिकल माइक्रो पार्टिकल से मिलके बना है। कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ कंटेनर। जो कार्बन है, ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है वो मेकअप करते हैं क्या? मेजॉरिटी ऑफ कंटेनमेंट्स को। अवॉइड टू टेक एंटासिड विद इन 2 आवर्स ऑफ दिस ड्रग। अब इसके साथ एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर जब भी आपने कार्बोनिल आयरन को यूज किया है या कार्बोनिल आयरन आपने लिया है तो आपने एटलीस्ट 2 घंटे तक कोई भी एंटासिड नहीं लेना है, ठीक है। So you have to avoid the use of the antacid for the 2 hours whenever you are taking this carbonyl ion. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Dex ma'am. is not used. ओके, तो अभी कार्बोनिल आयरन का आपको मेन चीज यही याद रखनी है कि कार्बोनिल आयरन बनता किससे है। ये बेसिकली केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्यूरिफाइड आयरन पेंटाकार्बोनिल से बना है, जिसमें R और S दो ग्रेड होते हैं। S ग्रेड आपका 97.5 होता है और R ग्रेड 99.5 होता है। फाइन, ये कब हमने डिस्कवर किया? ये बेसिकली डिस्कवरी में तब आया जब एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट किया गया उनके रिडक्शन प्रोडक्ट में, दैट इज योर अमाइन ग्रुप में। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमन रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ग्रे पाउडर होता है, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेकअप द मेजोरिटी और ये मेजर ऑफ द कंटेनमेंट्स को, ये मेजोरिटी ऑफ कंटामिनेंट्स को ये बनाते हैं, ठीक है, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर हमें ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि कार्बोनिल आयरन को हमें किसके साथ यू कैन से नहीं लेना चाहिए, तो यू हैव टू से कार्बोनिल आयरन को हमें जो नहीं लेना चाहिए दैट इज विद द एंटासिड्स। तो दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द एंटासिड्स, और अगर आपने ये लेना भी है तो एटलीस्ट 2 घंटे का गैप बीच में होना चाहिए। ओके, यूज क्या है? कार्बोनिल आयरन को यूज करते हैं टू ट्रीट द आयरन डेफिशिएंसी एंड आयरन डाइटरी सप्लीमेंट। इसको हम आयरन डेफिशिएंसी में ट्रीट करते हैं एज वेल एज इसको आयरन डाइटरी सप्लीमेंट में यूज करते हैं। It also helps in the oxygen transport in the body. Obviously, आयरन कार्बोनिल है तो इसके अंदर आयरन है और आयरन का मेन फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। कार्बोनिल आयरन इज अवेलेबल अंडर द फॉलोइंग डिफरेंट ब्रांड नेम। कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है? इट इज अ फियोसोल कार्बोनिल आयरन, इकारसी, इकार पीडियाट्रिक एंड इर्को। तो ये बेसिकली सारे के सारे क्या है आपके कार्बोनिल आयरन के अवेलेबिलिटी है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है। बट अगर मेन फंक्शन पूछा जाए तो सेम है, जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं, जितने भी कंपाउंड्स हमने हेमाटेनिक्स में यूज किए हैं, कि उन सबका ऑलमोस्ट फंक्शन सेम है कि आयरन की डेफिशिएंसी में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, एज अ हम सप्लीमेंट इसको यूज करते हैं। और इसका यूज करने का क्या मेन फंडा होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से होता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट तरीके से फैसिलिटेट होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जिसके कारण जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अच्छे से होगा तो इट विल हेल्प इन द सेल ग्रोथ एज वेल एज इन द प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो जिसके कारण हमारी बॉडी में इंप्रूव होगा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड द हीमोग्लोबिन। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द कार्बोनिल आयरन। सो फ्रॉम नाउ इसके साथ हमारा हेमाटेनिक्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जीआईटी ट्रैक्ट क्या होता है। जो जितने भी एजेंट, जितने भी केमिकल, जितने भी ड्रग्स हमारे जीआईटी ट्रैक्ट पे एक्ट करते हैं उनको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स बोलते हैं। और हमारा जीआईटी ट्रैक्ट जो होता है वो हमारे माउथ से लेके एनस तक होता है। फाइनली आपको मैंने कल बोला था आप पढ़ के भी आइएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ, माउथ से
फिर ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद स्टमक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देन इट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, सिग्मोइड कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, वो सब होता है। और क्या होता है फिर, कोलोन एंड सीकम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, देन रेक्टम एंड द एनस, फाइन। तो ये बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ स्ट्रेच होता है, इट बेसिकली स्ट्रेच फ्रॉम द माउथ टू एनस, ओके, यहाँ से ये ट्रैक्ट होता है। और जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, उनका मेन फंक्शन होता है कि हमारी जीआईटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करना। मींस उसके अंदर बहुत कुछ आता है, मींस बिकॉज सारी की सारी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो हमारे खाने से, फूड प्रोसेस से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, अगर हम अच्छे न्यूट्रिएंट वाला खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो बॉडी के बाकी सिस्टम्स जो होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हम बोलते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है, तो ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है, because if the person is having a very spicy food, is having a very highly caloric food, very fried food, तो और water salt content is very high in the diet, even ना भी हो वो सब चीजें, बट फिर भी जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो मेडिकेशन तो साथ में होती है, बट यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइट ऑल्सो। डाइट मीन्स यू हैव टू इम्प्रूव योर फंक्शनिंग ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, फाइन। अगर किसी को बीपी है तो हम ये बोलते हैं कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको सोडियम लेवल कम चाहिए, आपको सॉल्ट कम चाहिए डाइट में, आपको फ्राइड फूड नहीं चाहिए, आपको प्रोटीन डाइट अच्छा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इट शुड बी वेरी लेस द, एंड जो आपके जो आपके बैड फैट्स होते हैं देयर कंटेंट शुड आल्सो बी वेरी लो इन योर डाइट। तो बेसिकली हम किसको इफेक्ट करते हैं, हम अपनी डाइट को इफेक्ट करते हैं, फाइन। सो जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली फंक्शन करते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट, यू कैन से, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट हमारे जो सिस्टम्स है वो नॉर्मल फंक्शन करें, फाइन। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में किसी तरीके से एसिडिटी बढ़ गई तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स यूज करते हैं टू रेगुलेट द गैस्ट्रिक एसिडिटी। उसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटेस्टाइनल, एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, फाइन। उसके बाद आता है, अगर किसी रीजन से या हमारी बॉडी का मूवमेंट बहुत कम है या हम किसी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही स्टेगनेंट है, बहुत स्टेगनेटरी लाइफस्टाइल है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको जितना भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी अगर आपका किसी रीजन से डिक्रीज हो रहा है तो हमारा जीआईटी सिस्टम जो इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी में अगर जीआईटी का मोटिलिटी नहीं होगा तो बॉवल मूवमेंट्स नहीं होगी, बॉवल मूवमेंट्स नहीं होगी तो बॉडी से इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, वो को इम्प्रूव करने के लिए हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी एजेंट्स लेते हैं जिससे हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़े। देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी बॉडी में ऐसी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर ज्यादा होगी तो हमें डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, और अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत कम होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी या और प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी हमारा नॉर्मल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एट द हायर साइड, इट शुड नॉट बी एट द लोअर साइड, इट शुड बी इन द नॉर्मल साइड। अगर कम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी तो हम मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए मेडिकेशन देंगे, और अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत ज्यादा है तो हमें उसको कम करने के लिए मेडिकेशन देना। ओके, इंक्रीजिंग द वाटर फ्लो, ठीक है, हमें वाटर कंटेंट इंप्रूव करना है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग द डाइजेशन, ठीक है, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम माउथ टू द एनस। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमारा सिस्टम जो होता है वो हमारा माउथ से लेके एनस तक होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हमें स्टडी करनी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में एक सबसे बड़ी चीज हम ये भी लेंगे, हमने आज तक ये सिचुएशन पढ़ी है एंटासिड। एंटासिड होते हैं जब हमारी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है,
तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। और HCl का हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर HCl हमारी बॉडी में नहीं होगा, बॉडी मीन्स हमारे स्टमक में नहीं होगा, तो हमारे बहुत से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस इफेक्ट होगा, बिकॉज HCl इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो मैक्सिमम एसिड के अटैक के साथ आके किल हो जाते हैं। इसके कारण आधा तो हमारा फूड का प्यूरिफिकेशन वही हो जाता है, ठीक है। तो वो इवन हमारी बॉडी के डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी HCl बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। पेप्सिनोजन से जो पेप्सिन बनता है, दैट आल्सो हैपन, दैट आल्सो प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl, ठीक है। बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जिनकी बॉडी में HCl का सिक्रीशन ही ना हो, तो बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। Achlorhydria is a condition in which there is an absence or there is a no secretion of HCl. और HCl कहाँ से सिक्रीट होता है बॉडी में? पेराइटल सेल से। स्टमक में हमारे पेराइटल सेल्स होते हैं जो HCl सिक्रीट करते हैं, जाइमोजन्स, पेराइटल सेल्स। तो हमें उनको एक्टिवेट करने के लिए फिर HCl भी देना पड़ता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर HCl का सिक्रीशन बहुत ज्यादा है तो एसिडिटी होता है, तो हमें एंटासिड्स देना है। अगर HCl का सिक्रीशन बहुत कम है तो भी हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, तो हमें HCl को बढ़ाने के लिए देना है। उस कंडीशन को हम एक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। ए का मतलब एब्सेंट, क्लोर का मतलब क्लोरीन, हाइड्रिया मतलब हाइड्रोजन। व्हेनेवर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड इन द बॉडी, दैट इज एक्लोरहाइड्रिया। तो उस कंडीशन में हमें HCl देना पड़ता है बॉडी में। अब ऐसा नहीं आप लैब में आओ, आपने HCl का बोतल पड़ा और पी लो, दैट इज नॉट द फॉर्म ऑफ द HCl दैट वी कैन टेक इनसाइड, ओके। वो एक अलग फॉर्म होती है, बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है जो हमें देनी होती है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next we will discuss in the next class. ठीक है? Now you just give your attendance. Okay? Just wait for a while. I'm just taking your attendance. L-ascorbic. L-ascorbic जो देखो, हर चीज की दो फॉर्म्स होती है। एक होती है D फॉर्म और एक होती है L फॉर्म। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, you must have studied in your 11th 12th स्टैंडर्ड। कुछ कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनकी दो फॉर्म्स होती है। एक होती है डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक होती है लीवो फॉर्म। तो जो आप L-ascorbic एसिड बोल रहे हो मींस दैट इज द L फॉर्म ऑफ द ascorbic एसिड, लीवो रोटेटरी फॉर्म। और जो आप D फॉर्म बोल रहे हो इथाइल ascorbic एसिड की, उसमें क्या है, जो ascorbic एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन जो होता है, अगर वो आप रिप्लेस कर देते हो इथाइल ग्रुप से, तो दैट विल बी योर इथाइल ascorbic एसिड। ओके, तो दोनों की केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इफ यू विल सी द ascorbic एसिड एंड इफ यू विल सी द इथाइल ascorbic एसिड, ओके। ओके हम पर मैम 3 जो एथिल एस्कॉर्बिक है वो तो स्टेबल रहता है ना एल एस्कॉर्बिक से, मतलब मैम कॉस्मेटिक रिलेटेड बोल रहा हूँ। कॉस्मेटिक रिलेटेड स्टेबल रहता है, हाँ, उसकी प्रॉपर्टी स्टेबलाइज रहती ही है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट इथाइल ग्रुप। आप पूछना क्या चाह रहे हो उसमें? मैम विटामिन सी जो है, हाँ मैम तो विटामिन सी जो रहता है वो ज्यादा अच्छा मतलब एल एस्कॉर्बिक में रहता है कि 3O इथिल एस्कॉर्बिक में रहता है? क्योंकि मैम मैंने देखा तो एल एस्कॉर्बिक ज्यादा अच्छा रहता है। तो एल एस्कॉर्बिक एसिड, एल एस्कॉर्बिक जो फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। हमारी बॉडी के हिसाब से उसका कॉम्पोजिशन ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के हिसाब से हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, सो दैट्स व्हाई। और जो ये एल फॉर्म होती है वो बेसिकली एनेंशियोमर फॉर्म होती है हमारी एस्कॉर्बिक एसिड की। और जो डी फॉर्म होती है ना, उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है। मतलब अगर आप, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स में दो चीज होती है, एक होती है एल फॉर्म और एक होती है डी फॉर्म। एस्कॉर्बिक एसिड में भी सेम है, ठीक है, ये भी एनेंशियोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बट दोनों किसी की कोई फॉर्म एक्टिव होती है, किसी की कोई फॉर्म एक्टिव होती है। अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म लेते हो तो आप कहीं भी देखोगे तो हमेशा आपको एल फॉर्म मिलेगी, बिकॉज एल फॉर्म का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, एल फॉर्म का फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। बट अगर आप इसी की जगह डी फॉर्म यूज करोगे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिजियोलॉजिकल, तो इसलिए हम डी फॉर्म ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड को यूज ही नहीं करते। ओके, अभी आप
आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज का एक डी फॉर्म होता है, एक एल फॉर्म होता है, ठीक है। या हम जो नॉर्मल घर में यूज करते हैं वो हम डेक्सट्रोज यूज करते हैं, वो डी फॉर्म यूज करते हैं। हम घर में एल फॉर्म यूज नहीं करते हैं बिकॉज देयर इज नो सिग्निफिकेंस फॉर दीज और व्हाटएवर द न्यूट्रिएंट्स दैट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड दैट इज अ ग्लूकोज या डेक्सट्रोज सुक्रोज, वो हमें डी फॉर्म से मिलता है, हमें एल फॉर्म से नहीं मिलता है। तो जिस चीज का सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो हम उस चीज को यूज क्यों करेंगे? ओके ओके मैम, थैंक यू। Yeah. Now next is the give your attendance now. Just wait. Okay. Roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am.